नीट यूजी परीक्षा मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान एनटीए को शनिवार तक सभी छात्रों के नंबर प्रकाशित करने के लिए दिए निर्देश। अगली सुनवाई सोमवार को होगी। महेंद्रगढ़ से कांग्रेस विधायक और लोकसभा प्रत्याशी रहे रावदान सिंह के घर पर प्रवर्तन निदेशालय ने दी छापेमारी। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने करीब 1400 करोड़ के बैंक घोटाले के केस में दी दबिश। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा की सभी 90 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का किया ऐलान। आप नेताओं ने कहा, जनता चाह रही बदलाव, आपसे उम्मीद। और नूंह में 22 जुलाई को निकाले जाने वाली जलाभिषेक यात्रा को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर। पुलिस अधीक्षक विजय प्रताप ने यात्रियों की तैयारियों के लिए जायजा। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र कौर। अब समाचार विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने नीट मामले पर आज सुनवाई की। मामले की अगली सुनवाई अब सोमवार को होगी। आज की सुनवाई के दौरान सीबीआई ने दूसरी स्टेटस रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश की। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि दोबारा नीट परीक्षा के लिए हमारे सामने ठोस कारण होना चाहिए। कोर्ट ने एनटीए को सभी छात्रों का गोपनीयता के साथ रिजल्ट प्रकाशित करने को कहा है। उन्होंने साथ ही पूछा है कि 23 लाख छात्रों में से कितनों ने अपने सेंटर बदले हैं। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि पेपर लीक नहीं हुआ। एक खास सेंटर पर एक बाहरी आदमी सेंटर पर दाखिल हुआ और पेपर का फोटो खींचकर बाहर आ गया और ये घटना सुबह 8:02 से 9:30 के बीच हुई थी। इस दौरान 7 लोगों ने पेपर सॉल्व किए और हर सॉल्वर्स ने 25 सवालों के जवाब तैयार किए। वहीं सीबीआई ने बिहार में गड़बड़ी का फायदा उठाने वाले अब तक 18 स्टूडेंट्स की पहचान की है। सुनवाई से पहले सीबीआई ने पटना में बड़ी कार्रवाई की। जांच एजेंसी ने पटना एम्स के 4 डॉक्टरों को हिरासत में लिया। चारों पर पेपर सॉल्व करने का आरोप है। सभी डॉक्टर्स 2021 बैच के छात्र बताए जा रहे। सूत्रों से जो खबर मिली उसके मुताबिक चारों के रूम को सीबीआई ने सील कर दिया और चारों के लैपटॉप मोबाइल जब्त कर सीबीआई अपने साथ ले गई है। नीट पेपर लीक मामला सीबीआई को हैंडओवर होने के बाद 25 दिनों में राज्यों से अब तक 42 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। सूत्रों के मुताबिक पूरे मामले में बस अब एक मिसिंग लिंक की तलाश है, जिसमें पेपर ले जाने वाले ट्रक की सूचना जालसाजों तक पहुंचाने का काम किया। एम्स पटना के सीईओ सीके पॉल ने डॉक्टरों को सीबीआई की हिरासत में ले जाने के मामले पर कहा कि उन्हें अभी पूरी जानकारी नहीं है। इसमें एक्चुअली स्टूडेंट्स हैं, 4 स्टूडेंट को सीबीआई टीम आके लेके गए हैं। हमें पता नहीं ये गिरफ्त किए हैं कि इसे लेके गए हैं इंटरोगेशन के लिए। हमें जो इन्फॉर्मेशन मिला है, टोटल 4 स्टूडेंट का सीबीआई हिफाजत में है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ से कांग्रेस विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी रावदान सिंह के घर ईडी ने छापेमारी की। ईडी की टीम आज सुबह रावदान सिंह के शंकर कॉलोनी स्थित भाई राव राजकुमार के घर और रेवाड़ी रोड स्थित फार्म हाउस पर पहुंची। इस दौरान भारी सुरक्षा बल तैनात रहा और किसी को आने जाने की इजाजत नहीं थी। राव राजकुमार को कोऑपरेटिव सोसाइटी के पूर्व चेयरमैन रहे हैं। अभी तक पता नहीं चल पाया कि रेड किस केस को लेकर हुई है। वहीं ईडी की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने 1392 करोड़ के बैंक घोटाले के केस में 5 शहरों में 15 ठिकानों पर दबिश दी है। गुरुग्राम की टीम रावदान सिंह, मिसेस एलाइट स्ट्रिप्स लिमिटेड के अक्षत सिंह, प्रमोटर महेंद्र अग्रवाल और गौरव अग्रवाल के दिल्ली, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, बहादुरगढ़ समेत 15 जगहों पर टीम डॉक्यूमेंट्स खंगाल रही है। आम आदमी पार्टी ने प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। पार्टी ने इस बार बदलेंगे हरियाणा का हाल, अब लाएंगे केजरीवाल अभियान के साथ चुनाव में उतरने का मन बनाया है। चंडीगढ़ में आज पत्रकारों से बातचीत में आप नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि हरियाणा की जनता बदलाव चाह रही है। लोगों को आम आदमी पार्टी से काफी उम्मीदें और वो प्रदेश की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की फसलों का सही दाम और अग्निवीर योजना की वापसी जैसे मुद्दों के साथ पार्टी चुनाव मैदान में उतरेगी। तो एक बहुत अच्छा नारा अपने बेटे, अपने लाल के लिए हरियाणा की जनता ने दिया है, बदलेंगे हरियाणा का हाल, अब लाएंगे केजरीवाल। दिल्ली और पंजाब
इस बात का उदाहरण है कि हम लोग जनहित के किसी भी काम में पीछे नहीं रहते और किसी वर्ग को नहीं छोड़ते। दिल्ली में वकीलों के लिए जो काम हमने किया, पत्रकारों के लिए जो किया, महिलाओं के लिए जो किया, बुजुर्गों के लिए जो किया, वो एक जीता जागता उदाहरण है। छोटे छोटे बच्चों के लिए जो जिस तरह के स्कूल बनाए हमने, तो समाज का कोई वर्ग बचेगा नहीं जिसके लिए हम काम न करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि लोगों ने हरियाणा से सटे दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी का काम देखा और इस बार हरियाणा में पार्टी को लोगों का समर्थन मिलेगा। दिनों में हरियाणा में इलेक्शन आ रही है तो आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से हरियाणा की इलेक्शन लड़ेगी, विधानसभा की, क्योंकि दिल्ली में हमारी सरकार है, पंजाब में हमारी सरकार है। आधा हरियाणा पंजाब से टच करता है, आधा हरियाणा दिल्ली से टच करता है, क्योंकि हरियाणा ने हर एक पार्टी को टाइम दे दिया, हर एक पार्टी को, नॉट ओनली बीजेपी एंड कांग्रेस, लोकल पार्टी, क्षेत्रीय पार्टियों को भी टाइम दिया, लेकिन किसी ने भी हरियाणा के लोगों के साथ वफा नहीं की। बदलेंगे हरियाणा का हाल, अब लाएंगे केजरीवाल। हम लोग बड़े खुश हैं इस बात से कि हमारी पार्टी जो है वो डे बाय डे कहीं ना कहीं कोई ना कोई चुनाव होता है तो आम आदमी पार्टी जो है लड़ेगी। अभी जलंधर बड़े मार्जिन से जीते, 60% के लगभग 60% वोट पड़े, जो आमतौर पे बाई इलेक्शन में होता नहीं है ऐसा। संगठन सचिव संदीप पाठक ने जोर देकर कहा कि पार्टी प्रदेश में पूरी ताकत के साथ हर सीट पर चुनाव लड़ेगी और ये एक अभूतपूर्व चुनाव होगा। उन्होंने बताया कि 20 तारीख को अभियान की शुरुआत करते हुए लोगों को केजरीवाल की गारंटी के बारे में बताया जाएगा। हमारी छोटी छोटी सभाएं, मीटिंग, जिसको हम बदलाव जनसंवाद कहते हैं, लगभग 6500 गांवों में बदलाव जनसंवाद हो चुका है और इन छोटी छोटी जनसंवाद में एक ही चीज निकल के आ रही, बदलाव बदलाव बदलाव। जनता यही कह रही है बार बार कि भाई कैसे भी करो इस बार बदलाव लेकर आओ, और अपने बेटे, अपने लाल केजरीवाल की तरफ एक उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। जनता बदलाव चाह रही है। आम आदमी पार्टी का यह धर्म है कि इस चुनाव को लड़कर, इस चुनाव को जीतकर जनता को एक बदलाव का मौका दिया। उधर हरियाणा कांग्रेस द्वारा हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम के तहत आज जींद के जुलाना में पद यात्रा की गई। इस दौरान उन्होंने पुरानी अनाज मंडी में पहुंचे कार्यकर्ताओं और जनता को संबोधित करते हुए मौजूदा सरकार से जनता के सवाल पूछे। दीपेंद्र हुड्डा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जब से उन्होंने हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा की शुरुआत की, तभी से मौजूदा सरकार प्रदेश में घबराई हुई है। यह देश का दुर्भाग्य है कि सत्ता में रहने वाले लोग ही विपक्ष से सवाल पूछते। अब हरियाणा की जनता का देश की जनता जान चुकी है कि मौजूदा सरकार विफल है, जिसके कारण बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। यह यात्रा अब एक बड़ा जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी तिलमिलाई हुई है। आप देख रहे हैं पिछले 3 दिन से, जब से हरियाणा मांगे हिसाब की चार्जशीट हमने जारी करी है, जवाब नहीं मिल रहा। सरकार की जो तिलमिलाहट दिखाई दे रही है वो किसी से छुपी नहीं। मतलब 10 साल भट्टा बिठा दिया हरियाणा का और हिसाब कांग्रेस से मांगेंगे, और उनकी जबान पे उनके खुद के मुख्यमंत्री जी का नाम नहीं सुनाई दिया। उनकी जबान पे 10 साल के बाद भी हुड्डा साहब का नाम सुनाई दिया। तो ये 10 साल की कुछ काम किए हो तो बताएं। कुछ काम ही नहीं किए 10 साल में। वो अपने काम बता के जाते कि हमने ये किया, हमने वो किया, काम कुछ किए नहीं। देश में सबसे ज्यादा महंगाई, सबसे ज्यादा वैट का दर हमारे टाइम 8% था, अब 17% हो गया। हरियाणा में क्यों? देश में सबसे ज्यादा अपराध का दर हरियाणा में क्यों है? और ओबीसी समाज की सारी स्कीम्स भी बंद कर दी। उनके हितों पर भी इस सरकार ने जो चोट मारने का काम किया, आपने देखा 100 गज के प्लॉट की स्कीम बंद होगी, पीने के पानी की टंकी टूटी की स्कीम बंद हो गई। सोनीपत लोकसभा से सांसद सतपाल ब्रह्मचारी ने कहा कि ये यात्रा आगामी विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन की यात्रा है। मात्र 4 दिन की यात्रा से ही प्रदेश की राजनीति गर्मा गई और जो सत्ता पक्ष विपक्ष से सवाल पूछ रहा है, यह सत्ता पक्ष की घबराहट है। आने वाला समय कांग्रेस का है। एक साथ लगभग 15,000 लोगों के जनसमूह के साथ ये यात्रा की। मैं बधाई देना चाहता हूं हाईकमान को, जिन्होंने ये यात्रा का संयोजक नेता, हमारे भावी नेता माननीय श्री दीपेंद्र हुड्डा साहब को इसकी बात जोड़ दी। और निश्चित तौर पे
ये हरियाणा में लहर है, ये सरकार बनाने की यात्रा है। और अभी देखना आप 2-3 दिन में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्र नेतृत्व तो किस तरह बुखलाएगा। और हरियाणा के तो अभी से पूछने लगे हैं 10 सवाल। तो उनको ये नहीं पता हरियाणा नंबर हुड्डा साहब के टाइम में नंबर 1 टीवी में आता था। आपके साथी ही रोज दिखाते थे नंबर 1 हरियाणा। आज हरियाणा की क्या स्थिति है सारा देश जानता है। उधर इंटरनेशनल लोकदल के नेता अभय सिंह चौटाला ने कल सिरसा में इनेलो बसपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर मंथन किया। बैठक के दौरान प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने विश्वास जताया कि प्रदेश में उनके गठबंधन की सरकार बनेगी। दोनों दलों के 20 से 23 जुलाई तक संयुक्त कार्यक्रम बनाए गए हैं। बसपा की सुप्रीमो मायावती भी हरियाणा में चुनाव प्रचार के लिए आएंगे। वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पलटवार करते हुए कहा कि अभय सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन में क्यों शामिल हुई। उन्होंने कांग्रेस को हरियाणा में भाजपा की बी टीम बताया। राज्यसभा चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में अभय चौटाला ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्ण रूप से बीजेपी की मदद करें और लोकसभा में जो 5 सीटें बीजेपी को आई हैं उसके भी जिम्मेवार भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही हैं। वहीं किसानों के दिल्ली कूच को लेकर अभय चौटाला ने कहा कि कोर्ट के आदेश अनुसार आज बॉर्डर खुलने चाहिए, लेकिन बीजेपी संविधान की धज्जियां उड़ाने में लगी हुई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्ण रूप से भाजपा के साथ मिला हुआ है और मैंने कई दिन से बयान देखे। पहले दिन ही हुड्डा ने यह कह दिया था कि हम राज्यसभा का चुनाव नहीं लड़े, हमारे पास पूरी मात्रा में एमएलए नहीं है। तो फिर गवर्नर के पास किस लिए गया था? अल्पमत की सरकार क्यों बता रहा था भाजपा? क्यों हरियाणा की विधानसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लिया? भाजपा की मदद कर रहे हैं, पहले भी करी है, आगे भी करना चाहते हैं। खुले तौर पे भारतीय जनता पार्टी की 5 सीटें जो आई है उसके लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्ण रूप से जिम्मेवार है। भारतीय जनता पार्टी जो संविधान की बात करती है वो संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। आज बॉर्डर खुलने चाहिए थे हर हालत में आदेश के मुताबिक। बॉर्डर खोलने की बजाय आज भी किसान को परेशान किया जा रहा है, रोका जा रहा है। हमने इसका स्वागत किया था, आज भी स्वागत करते हैं। नूंह के पुलिस अधीक्षक विजय प्रताप सिंह ने जलाभिषेक यात्रा की तैयारियों के साथ साथ जिले के तीनों प्राचीन शिव मंदिरों का दौरा किया। पत्रकारों से बातचीत के दौरान पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 22 जुलाई को निकाले जाने वाली जलाभिषेक यात्रा के लिए प्रशासन तैयार है। इसी कड़ी में आज संपूर्ण तैयारियों का जायजा लिया गया। मंदिरों की सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर अधिकारियों और मंदिर कमेटियों से बातचीत की गई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि यात्रा बहुत ही शांति के साथ निकाली जाएगी। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि यात्रा के दौरान कोई असामाजिक तत्वों की निगरानी के लिए ड्रोन की मदद ली जाएगी। यात्रा में इस बार डीजे, लाउड स्पीकर और ना ही कोई हथियार लाने की इजाजत दी गई। उन्होंने सभी लोगों से अपील करते हुए कहा कि जिस भाईचारे के लिए मेवात प्रसिद्ध रहा है उसे आगे बढ़ाते हुए हम एक नई मिसाल पेश करेंगे। टॉप से लेके बेस लेवल तक लगभग हमने सभी लोगों का सहयोग मांगा है और लोगों ने भी बड़े उत्साह से सहयोग करने की बात कही है और ये बिल्कुल यादगार और बहुत ही अमन चैन वाली है। ड्रोन की हम मदद ले रहे हैं सुरक्षा कारणों से। इसके अलावा जहां जहां ये यात्रा जाएगी, जहां जहां से गुजरेगी और कुछ अन्य जगहों पे हमने वीडियोग्राफी भी कराई है। तो कोशिश करेंगे कि पूरी यात्रा की वीडियोग्राफी भी हर प्रकार के उनकी भी देख रेख की गई है, उनको दिमाग में रखा गया है और उनसे संबंधित लगातार इंटेलिजेंस गैदर की जा रही है और उम्मीद करते हैं कि ये बहुत ही शानदार यात्रा है। ना ही इस यात्रा में डीजे होगा, ना कोई लाउड स्पीकर होगा और ना ही किसी भी प्रकार के हथियार को लाने की इजाजत रहेगी। तो हर तरीके से जो इस यात्रा को करवा रहे हैं, जो आयोजन करता है, उनको इस बारे अवगत करा दिया गया है। गौरतलब है कि पिछले साल 31 जुलाई को यात्रा के दौरान हिंसा हुई थी, जिससे काफी नुकसान हुआ था। इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्कता बरत रहा है। केंद्रीय विद्युत एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कल नई दिल्ली में हरियाणा के पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर द्वारा लिखित पुस्तक वाट फॉर सक्सेस का लोकार्पण किया। इस अवसर पर दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति डीके शर्मा विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। यह पुस्तक हरियाणा में बिजली सुधारों की दिशा में किए गए प्रयासों पर आधारित है, जिसका समाज के सभी वर्गों और अन्य राज्यों के बिजली वितरण निगमों को भी बड़े पैमाने पर लाभ होगा। केंद्रीय विद्युत मंत्री
मनोहर लाल ने इस दौरान कहा कि 2014 में केवल प्रदेश के 105 गांवों में 24 घंटे बिजली दी जाती थी और 7,000 करोड़ से ज्यादा के बकाया बिल थे, परंतु हरियाणा में बिजली कंपनियों को घाटे से उबारने और मुनाफे में लाने के लिए 2016 में उदय योजना के तहत व्यापक सुधार किए गए। उनके कुशल नेतृत्व में हरियाणा की दोनों बिजली कंपनियों ने निर्धारित लक्ष्य से 2 साल पहले ही लाभ अर्जित कर लिया। आज हरियाणा में 5,800 से ज्यादा गांवों को 24 घंटे बिजली मिल रही है। उन्होंने कहा कि वाइट फॉर सक्सेस पुस्तक हरियाणा बिजली वितरण कंपनियों की अभूतपूर्व कहानी पर आधारित है। वहीं पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने कहा कि मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा बिजली निगमों को न केवल सफलता की नई ऊंचाइयां मिली, जबकि लाइन लॉसेस में रिकॉर्ड कमी दर्ज की गई, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों वितरण कंपनियां मुनाफे में आ गई। इस उपलब्धि ने अन्य राज्यों के लिए भी एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। हरियाणा में सड़कों के ढांचागत तंत्र के विकास को गति देने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से संबंधित अनेक सड़क परियोजनाओं का कार्य अब तेज गति से किया जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में नई दिल्ली हरियाणा से संबंधित सड़क परियोजनाओं की समीक्षा बैठक हुई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा सहित केंद्र और प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए। बैठक में खेड़की दौला टोल प्लाजा को हटाने, कुरुक्षेत्र के लिए नया रिंग रोड तैयार करने और जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को फरीदाबाद वल्लभगढ़ बाईपास से कनेक्टिविटी देने को लेकर मोहना से संबंधित मामले पर सार्थक चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री ने प्रदेश की विभिन्न मांगों को ध्यानपूर्वक सुना और उन पर जल्द ही कार्रवाई का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सुझाव देते हुए कहा कि सड़कों के निर्माण के लिए शहरों से निकलने वाले कचरे और बिजली संयंत्रों से निकलने वाली राख का ज्यादा उपयोग किया जाए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग की परियोजनाओं में मिट्टी संबंधी कार्यों के लिए हरियाणा सरकार के पोर्टल पर आवेदन किया जा सकता है और मिट्टी की उपलब्धता को पूरा किया जाएगा। ब्रिटिश राज के बने आपराधिक 3 कानूनों को अब भारत सरकार ने बदल दिया। इसके लिए अंबाला रेंज के साथ साथ पूरे हरियाणा में पुलिस विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अंबाला रेंज के आईजी सुभाष कविराज ने मीडिया से बातचीत में बताया कि नए कानून 1 जुलाई से लागू हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ने मास्टर ट्रेनर तैयार किए हैं जो जगह जगह थानों में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को नए कानून के बारे में जानकारी दे रहे हैं। साथ ही मिशन कर्मयोगी की वेबसाइट के जरिए भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। उन्होंने बताया कि इन 3 नए कानूनों से जनता को काफी फायदा होगा। इनमें कानूनी प्रक्रिया को काफी सरल किया गया है, लोगों को जल्द न्याय मिल सके इसके लिए कोशिश की गई है, जबकि अपराधियों को जल्द से जल्द सजा मिल पाएगी। साथ ही आमजन को भी जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से नए कानून के बारे में जानकारी दी जा रही है। साइट है iGOT की और उसमें जो है वीडियोस हैं और उसमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स लॉगिन करके बाकायदा पूरी उनको ट्रेनिंग दी जाती है और साथ में उसमें टेस्ट भी होते हैं और फिर सर्टिफिकेट भी दिए जाते हैं। तो यहाँ रेंज ऑफिस में हर जिले से आईओज को प्रतिदिन बुलाकर उनकी ट्रेनिंग भी हो रही है और उनका एग्जाम भी लिया जा रहा है। नए कानून में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे लोगों को बहुत फ़ायदा होने वाला है, खास करके जो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग है जिसमें हर एक सर्च और सीजर को लेकर उससे जो है पारदर्शिता आएगी और बहुत सारे प्रोविजंस हैं जिसमें कानून व्यवस्था बरकरार करने में पुलिस को मदद मिलेगी और साथ ही जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं और कानूनी प्रक्रिया को जो है काफ़ी सरल किया गया है, टाइम बाउंड किया गया है, इससे जो न्याय प्रक्रिया जो है बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी और लोगों को जल्दी से जल्दी न्याय मिल पाएगा और जो अपराधी हैं उनको जल्दी से जल्दी सजा मिल पाएगी। हरियाणा के कृषि तथा पशुपालन एवं डेयरी मंत्री कंवरपाल ने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक जिला में कम से कम 1 गौशाला को गायों की नस्ल सुधारने के लिए गोद लिया जाए ताकि प्रदेश में फिर से दूध की मात्रा में बढ़ोतरी हो सके। उन्होंने पंचकुला में स्थित पेट एनिमल मेडिकल सेंटर की तर्ज पर सभी जिलों में पेट केयर सेंटर खोलने की संभावनाओं को भी तलाशने के निर्देश दिए ताकि वहां पर बीमार और घायल पालतू जानवरों के अलावा पक्षियों का भी उपचार किया जा सके। उन्होंने कल चंडीगढ़ में पशुपालन एवं डेयरी विभाग के उच्च अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की। पशुपालन एवं डेयरी मंत्री ने प्रदेश में गायों की नस्ल में सुधार के विशेष निर्देश देते हुए कहा कि आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके बछड़ों की बजाय बछड़ियों की जन्म दर बढ़ाने पर फोकस करें क्योंकि वर्तमान मशीनी युग में कृषि आदि के कार्यों में बछड़ों का प्रयोग ना के बराबर हो गया है। उन्होंने पशु चिकित्सा संस्थानों में आरओ, इन्वर्टर, कंप्यूटर और स्टेशनरी का सामान खरीदने के निर्देश दिए। उन्होंने पशु चिकित्सा संस्थानों के नए भवनों हेतु
जमीनों की शर्तों में आवश्यक संशोधन करने और सिविल कार्यों के लिए सिविल डिपार्टमेंट विंग का गठन करने की दिशा में भी उचित कदम उठाने के निर्देश दिए। हरियाणा के परिवहन मंत्री असीम गोयल ने कहा है कि रोडवेज कर्मचारियों की सभी जायज मांगों को पूरा किया जाएगा। पदोन्नति और दैनिक भत्तों में बढ़ोतरी के मामलों को सकारात्मक तरीके से निपटाया जाएगा। कल हरियाणा रोडवेज कर्मचारी सांझा मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर, परिवहन विभाग के प्रधान सचिव नवदीप सिंह विर्क सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। परिवहन मंत्री ने रोडवेज कर्मचारियों की मांगों पर अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन कर्मचारियों की पदोन्नति लंबित है उनको जल्द से जल्द इसका लाभ दिया जाए। उन्होंने विभाग के चालक और परिचालकों के रात्रि ठहराव को लेकर 1 महीनों में दैनिक भत्ते के दिनों की अधिकतम सीमा बढ़ाने का भी आश्वासन दिया। उन्होंने कर्मचारियों के अर्जित अवकाश बढ़ाने, पे ग्रेड में बढ़ोतरी, ओवरटाइम में वृद्धि समेत अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की और आश्वासन दिया कि विभाग द्वारा जायज मुद्दों पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। शहरी एवं स्थानीय निकाय राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने कल करनाल में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में आई 16 शिकायतों में से 11 का मौके पर ही निपटान किया, जबकि 5 शिकायतों की पुनः जांच के निर्देश दिए गए। उन्होंने संगोहा गांव के जसमीर सिंह की शिकायत पर गांव के डिपो होल्डर का लाइसेंस रद्द करने और उनके खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश दिए। राज्य मंत्री ने अधिकारियों को लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार का यह दायित्व बनता है कि आमजन को किसी भी कार्य के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी IIT और लाल टोरा से संबंधित शिकायतों का जल्द से जल्द निवारण किया जा रहा है। वहीं उन्होंने कांग्रेस के हरियाणा मांगे हिसाब अभियान को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी निशाना साधा। कंप्लीट थी, उसमें से हमने आज 11 को सोल्व कर दिया, 5 पेंडिंग है। 5 भी पेंडिंग वो हैं जिनके अंदर 2-3 लोग जो शिकायत करता है वो नहीं आए। अगर वो भी आ जाते तो शायद उनका भी हल होता। एक डिपो वाले को टर्मिनेट भी किया है सेशन कमेटी एक्ट के तहत, उसके अगेंस्ट FIR भी दर्ज करने के मैंने ऑर्डर दे दिए, क्योंकि उसने 53 पे 60 पैसे लेने थे, 60 पे चार्ज कर रहा था, तो ये भी नहीं चार्ज कर सकता। बहुत अच्छी बात है, देवेंद्र हुड्डा जी हिसाब मांग रहे हैं, मैं उन्हें कहूँगा 10 साल का वो हिसाब दे दे। हम तो एक दिन का हिसाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। जहाँ कहेंगे, जिस विधानसभा का कहेंगे, हरियाणा प्रदेश के पूरे, मैं कहूँगा पूरा सरकार का कहेंगे, तो हमारे नायब सिंह सैनी जी जहाँ कहेंगे वहाँ 10 साल का हम हिसाब दे देंगे। सबका साथ, सबका विकास। उनके समय पर किस प्रकार से नौकरियाँ दी जाती थी, आज किस प्रकार से नौकरियाँ मिलती हैं, उनके समय पर कितना विकास हुआ था, आज हरियाणा प्रदेश में कितना विकास। न्यायमूर्ति नोंगमे कापस कोटेश्वर सिंह और न्यायमूर्ति R महादेवन ने आज सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ ने दोनों जजों को शपथ दिलाई। इससे पहले न्यायमूर्ति नोंगमे कापस कोटेश्वर सिंह जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, जबकि न्यायमूर्ति R महादेवन मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। हिसार के हांसी में दुबैया वाहन एजेंसी के मालिक रविंद्र सैनी की हत्या में शामिल 3 आरोपियों को कल पुलिस ने मुठभेड़ के बाद काबू कर लिया। तीनों आरोपियों के पैर में गोलियां लगी हैं। मुठभेड़ में दोनों ओर से करीब 10 से 12 राउंड फायर हुए थे। पुलिस द्वारा घायलों को इलाज के लिए हांसी के सरकारी अस्पताल में दाखिल करवाया गया, जहां से उन्हें हिसार रेफर कर दिया गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से भारी मात्रा में असला बरामद किया है। आरोपी की पहचान योगेश उर्फ सुक्खा निवासी खरक जाटान जिला रोहतक, सचिन उर्फ मंगतू निवासी देवगढ़ जिला जींद, विकास उर्फ काशी निवासी पिंजोखेड़ा तोशाम के रूप में हुई। अभी 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। अब तक इस मामले में पुलिस ने कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हांसी के पुलिस अधीक्षक मकसूद अहमद ने बताया कि सूचना के आधार पर हांसी पुलिस और STF की टीम ने 3 आरोपियों को काबू किया। पुलिस द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में तीनों आरोपियों के पैर में गोली लगी, जिसका इलाज करवाया जा रहा है। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद तीनों को रिमांड पर लिया जाएगा। शूटर्स हैं, उनमें से कुछ लड़के, संदिग्ध लड़के जो हैं वो उमरा गांव के पास में देखे गए हैं। तो इसमें हमने टीम बनाई जो कि STF की टीम भी थी और हमारी हांसी पुलिस की टीम भी थी, और वो टीमें दोनों मौके पर पहुंची। वहां पर उन्होंने गश्त करनी शुरू करी एरिया की और उसमें ढूंढना शुरू किया। उनकी 11 बजे के आसपास उनको कुछ लड़के, संदिग्ध लड़के जो है उमरा ड्रेन के पास में दिखे, और जैसे ही वो लड़के दिखे तो उन्होंने उनको रोकने की कोशिश करी, तो उस पर उन लड़कों ने उनके ऊपर फायरिंग स्टार्ट कर दी।
तो फायरिंग जैसे ही स्टार्ट हुई तो इन्होंने, हमारी टीम ने अपना बचाव करते हुए उनको चेतावनी भी दी, हवाई फायर भी किया और कहा कि आप सरेंडर कर दें, बट उन्होंने नहीं माना। उन्होंने फायरिंग की हमारी टीम पर, जिसमें कि एक गोली हमारे एसटीएफ इंचार्ज को भी लगी, लेकिन वो बुलेट प्रूफ जैकेट उन्होंने पहनी हुई थी, इससे उनका बचाव हो गया। उन तीनों को फायरिंग करके काबू किया गया। तीनों आरोपी जो थे उनके पैरों में गोली लगी, तीनों को अस्पताल में भेज दिया गया उनका इलाज करवाने के लिए। साथ ही जब उनकी तलाशी ली गई तो उनसे 3 पिस्टल, 3 देसी कट्टे और 61 जिंदा राउंड बरामद हुए। जो ये फायरिंग हुई थी इसमें दोनों साइड से गोलियां चली थी और उसमें तीनों आरोपी जो हैं उनके पैर में गोली लगी है और उनका भी इलाज किया जा रहा है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज हरियाणा राजभवन में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के राष्ट्रीय सलाहकार डॉक्टर धर्मा राव के नेतृत्व में राष्ट्रीय सलाहकार डॉक्टर अंजोरी अग्रवाल, हरियाणा में WHO के सलाहकार डॉक्टर सुखवंत सिंह, डॉक्टर निशान सोनी, राज्य में टीबी सेल के APO डॉक्टर चिन्नार और ACSM सरिता नरियाल से मुलाकात की। डॉक्टर राव ने राज्यपाल हरियाणा को टीबी मुक्त अभियान के बारे में विस्तार से जानकारी दी। राज्यपाल स्वयं इस अभियान में नीक्ष मित्र के तौर पर जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के 2030 तक के लक्ष्य से भी 5 वर्ष पहले ही 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य दिया है। समाज और समुदाय के सहयोग के लिए देश और प्रदेश में नीक्ष मित्र तैयार किए गए, जो प्रदेश में हर टीबी पीड़ित रोगी तक पहुंचकर पोषण, अतिरिक्त निदान और व्यावसायिक सहायता देंगे। राज्यपाल ने टीबी मुक्त भारत अभियान के अधिकारियों द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की और उन्हें सम्मानित किया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वो ग्रामीण क्षेत्र में विशेषकर महिलाओं में टीबी को लेकर जागरूकता अभियान में ज्यादा से ज्यादा काम करें। डॉक्टर धर्मा राव ने राज्यपाल को बताया कि हरियाणा प्रदेश में 6157 लोग इस अभियान से नीक्ष मित्र के तौर पर जुड़े हुए हैं, जिसमें से 3635 लोग सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। हरियाणा प्रदेश में 44,241 टीबी सक्रिय मरीज हैं। हरियाणा में टीबी मुक्त पंचायत कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अब तक हरियाणा की 580 पंचायत टीबी मुक्त हो चुकी है। हरियाणा के महिला और बाल विकास मंत्री असीम गोयल ने बताया कि आवश्यकता के अनुसार आंगनबाड़ियों के भवनों की मरम्मत की जाएगी और कई गांवों में नए भवनों का निर्माण किया जाएगा। प्रथम चरण में 1000 आंगनबाड़ियों के भवनों की मरम्मत और नवीनीकरण के लिए 117 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि भविष्य में जहां आंगनबाड़ियों की मौजूदा बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा, वहीं आंगनबाड़ियों की नई इमारतों, पंजीरी प्लांटों की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा अम्बाला में बहुउद्देशीय विभागीय भवन भी निर्मित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ियों में बच्चों के विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के बुनियादी ढांचे की ज़रूरतों को पूरा करना ज़रूरी है। यहाँ पर उनको न केवल पूरक पोषण मिलता है बल्कि प्री स्कूल शिक्षा भी मिलती है। राज्य की सभी आंगनबाड़ियों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हर संभव कोशिश की जाएगी। महिला एवं बाल विकास विभाग की बच्चों और महिला केंद्रित योजनाओं और कार्यक्रमों को राज्य भर की 25,450 आंगनबाड़ियों की एक सुव्यवस्थित नेटवर्क के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। इन आंगनबाड़ियों में लगभग 12 लाख लाभार्थियों को पूरक पोषक, अनौपचारिक पूर्व विद्यालय शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं दी जा रही हैं। पेरिस ओलंपिक में भारत की ओर से 6 तीरंदाज पदक के लिए दावेदारी पेश करेंगे। पुरुष वर्ग में धीरज बोमादेवरा, तरुणदीप राय और प्रवीण रमेश जाधव पदक पर निशाना लगाएंगे। वहीं महिला वर्ग में भजन कौर, अंकिता भगत और अनुभवी दीपिका कुमारी शामिल हैं। तीरंदाजी की स्पर्धाएं 25 जुलाई से शुरू होंगी। देखिए खास रिपोर्ट। भारत की तीरंदाजी टीम तैयार है पेरिस ओलंपिक में अपने खेल की चमक बिखेरने को। पेरिस 2024 में भारत अपने अभियान की शुरुआत 25 जुलाई से तीरंदाजी की प्रतियोगिता से करेगा, जिसके लिए टीम के सभी खिलाड़ी खुद को तैयार करने में जुटे हुए हैं। इस बार भारत की ओर से 6 तीरंदाज ओलंपिक्स में रिकर्व स्पर्धा में अपनी दावेदारी पेश करेंगे। 40 वर्षीय तरुणदीप राय ने एथेंस 2004 ओलंपिक में अपना डेब्यू किया था। वे लंदन 2012 और टोक्यो 2020 में भी भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। तरुणदीप अब एक बार फिर ओलंपिक में अपनी चुनौती पेश करने के लिए तैयार हैं। वही अनुभवी तीरंदाज दीपिका 2012 लंदन ओलंपिक से लगातार इन खेलों में हिस्सा ले रही हैं। दीपिका ने शीर्ष रैंकिंग के साथ लंदन ओलंपिक में हिस्सा लिया था। हालांकि वे पदक जीतने में असफल रहीं। रियो ओलंपिक में भी उनका प्रदर्शन खास नहीं रहा था और उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा था। पेरिस रवाना होने से पहले खिलाड़ियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवाद के दौरान दीपिका ने उम्मीद जताई कि पेरिस ओलंपिक में वे अपने पिछले अनुभव के साथ उतरेंगी।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।